हेलो, हैव अ वेरी नाइस डे। दो तस्वीरें मेरे जहन में आपके साथ शेयर करता हूं। पहली तो पुरानी है, ब्रिज भूषण शरण सिंह, बड़ा लंबा सा नाम, इंडियन रेसलिंग फेडरेशन का अध्यक्ष था। उसके ऊपर इल्जाम लगे थे कि ये महिला पहलवान जो है उनके यौन शोषण करता है। काफी आंदोलन वगैरह भी चला, परंतु भैया वो शख्स जिसको आजकल औरतों के मंगलसूत्र का बड़ा फिक्र हो रहा है, उसने कोई एक्शन नहीं लिया। नो एक्शन। ऐसे कर दिया जैसे ये लड़कियां जो ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रही थी वो सारी की सारी झूठी ही थी। इग्नोर कर दो इनको। और कर दिया इग्नोर, नजरअंदाज करना, देखा अनदेखा करना, ऐसे समझ लो। दूसरी तस्वीर, अभी अभी 2 दिन पहले मैंने एक खबर सुनी। कर्नाटक, देवगौड़ा साहब को तो आप जानते होंगे, 1 साल के वास्ते प्राइम मिनिस्टर बने थे हिंदुस्तान के। फिर कुछ वजह हुई कि वो हट गए, कोई दूसरा बन गया। जब ये खिचड़ी सरकारें आती हैं तो ऐसे ही होता है, साल के वास्ते कोई आ जाता है, 1.5 साल के वास्ते जिसका दाव लगता है वो। देवगौड़ा साहब का पोता रवन्ना, नाम भी उनके टेढ़े मेढ़े से ही होते हैं, है तो नाम बड़ा लंबा, पर मैंने रवन्ना छोटा कर दिया, लास्ट का अक्षर ले लिया, बाकी छोड़ दिया। कहते हैं कि सैकड़ों औरतों के साथ उसने सेक्स किया या उनके साथ संबंध बनाए, सेक्सुअल रिलेशन बनाए, उनके वीडियोस बनाए वगैरह वगैरह। मैं काफी खबर चली हुई है सोशल मीडिया में। और अब और प्रधानमंत्री साहब उसके वास्ते वोटें मांगने भी गए थे, क्योंकि देवगौड़ा की पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी का आपस में कोलिजन है, समझौता है। इसको वोट दीजिए। दोनों ही बीजेपी के बंदे हैं, ब्रिजभूषण शरण सिंह भी और ये रवन्ना भी। जिसके वास्ते आप वोटें मांग रहे हो आपका आदमी ही होगा, दुश्मन के वास्ते वोटें थोड़ा मांगोगे। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखाई, ऐसी बहुत सी हजारों हैं, बहुत सारी ऐसी खबरें ज्यादा करके दबा ली जाती हैं। जो सामने आती है उनको तरजीह नहीं दी जाती। इंपॉर्टेंस, तरजीह मैंने इंपॉर्टेंस। हम वोटर्स अगर ऐसे लोगों को चुन के भेजते हैं पार्लियामेंट में, तो क्या उम्मीद करोगे पार्लियामेंट से कि वो कितना औरतों के वास्ते काम करेंगे, सोशल वेलफेयर के काम करेंगे, या ऐसे ही दूसरे काम। अब तो ढक दी गई है ना बात, छुपा दी गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड, सीधा सीधा रिश्वतखोरी का धंधा। पैसे दे दो, अपना काम चला लो, हमें चंदा दे दो, हम आपके टीके बिकवा देंगे। कोविड के टाइम की बात कर रहा हूं, 500 करोड़ चंदा दे दो, आपके टीके बिक जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान को मजबूर कर देंगे कि टीका लगवाओ कोविड का, आपको पेमेंट हो जाएगी। सैकड़ों दे दो रिश्वत और करोड़ों कमा लो, प्रॉफिट। अगर हम ऐसी सरकारों को चुनेंगे जिनका धंधा ही पैसा कमाना है, तो आप कहां से उम्मीद करते हैं, कहां से उम्मीद करते हैं कि ये सरकारें देश के हित के वास्ते काम करेंगी या लोक हित के वास्ते काम करेंगी? अगर आप ऐसी सरकारें चुनने के बाद भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं
कि सोशल सिक्योरिटी हो जाएगी या नेशनल सिक्योरिटी हो जाएगी। चाइना हमारी जमीन नहीं हड़प लेगा, नेपाल जैसा छोटा देश हमें आंखें नहीं दिखा देगा, तब तो आप बेवकूफ है ना। उन देशों का क्या कसूर, उन देशों का क्या कसूर। और यही सब आजकल हो रहा है। अगर इनसे पूछे ना कि आप बताइए कि हंगर इंडेक्स में भारत सबसे नीचे क्यों पहुंच गया, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है सबसे ज्यादा क्यों है हिंदुस्तान में। जब ये लोग बात करते हैं ना कि हिंदुस्तान में बड़ी बेरोजगारी है, तो ये एक वेग स्टेटमेंट है। वेग मैंने हाँ उथली, ओपरी ओपरी। अनएम्प्लॉयमेंट एक किसी एक समय में हो सकती है, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। मान लो कि अप्रैल 2024 में इतनी बेरोजगारी है, आप ऐसे कह सकते हैं, पर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब कुछ दूसरा है, कुछ दूसरा है। पिछले जो हमारे पास आंकड़े हैं उनके मुकाबले में अब इतनी ज्यादा और बेरोजगारी हो गई है। मैं कहूं हिंदुस्तान में 4 करोड़ बेरोजगार हैं, ये एक वेग स्टेटमेंट है। अगर मैं कहूं कि 2019 के मुकाबले में अब 2022 में बेरोजगारी 1.5 गुना हो गई है, तो ये करेक्ट आंकड़ा होगा। इनसे पूछे बेरोजगारी क्यों है बहुत ज्यादा, इनसे पूछे कि हमारे यहाँ गरीबी बहुत ज्यादा क्यों है, इनसे पूछे कि क्या मुसीबत है कि आपको 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना पड़ता, वो अपनी रोजी खुद क्यों नहीं कमा सकते आपके राज्य में। तो इनका जवाब बड़ा शानदार होता है, मन खुश हो जाता है। ये कहते हैं 2047 में हिंदुस्तान वर्ल्ड लीडर बन जाएगा। अरे मैं आज की बात कर रहा हूं, बेरोजगारी है, नौजवान परेशान है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, किसान बेचारे भूखे मरने की नौबत आ गई है, ऐसे हालत हो गया है। आपने किसानों की बात नहीं सुनी, पहलवानों की बात नहीं सुनी, महिलाओं की बात नहीं सुनी, बेरोजगारों की बात नहीं सुनी। आप चीज क्या हो, ऐसे राजाओं को तो उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। अपने आप को ये राजा समझते हैं, परंतु ये पब्लिक सर्वेंट है। तो मैं कई बार सोचता हूं कि हम वोट ही क्यों डालते हैं। इससे अच्छा तो इनको कहें कि आप डिक्टेटरशिप करते रहो, जो कुछ करना है करते रहो, सवेरे उठ के बेशक पब्लिक को जूते मार दिया करो, बेशक गोलियां मार दिया करो, बेशक उनके घरों में बुलडोजर चला के उनके घरों को नाश कर दिया करो। यही हो रहा है आजकल, और क्या हो रहा है। बड़ी बनाई सरकार गिरा देते हैं, इधर के एमएलए खरीदे 20-20 करोड़ में और अपनी तरफ मला लिए। एमएलए को तो छोड़ो, अब तो ये कैंडिडेट ही खरीद रहे हैं। इलेक्शन लड़ने के लिए पेपर जमा किए और बीजेपी वाले पहुंच जाते हैं, पहले भी 20 करोड़ रुपया ले ले, अपना नाम वापस ले ले। 2-3 तो ऐसे केस हो गए हैं। ये कहा कि मजबूत पार्टी है, ये तो सबसे बुदबुदी और लुजलुजी पार्टी है, जिसको अपने कैंडिडेट पर यकीन ही नहीं कि ये जीत जाएगा, और दूसरे विरोधी पार्टी के कैंडिडेट को जो कि मजबूत होगा शायद इनकी नजर में, उनको पैसे दे रहे हैं कि तुम बैठ जा और हमारा कैंडिडेट जीत जाएगा। फिर ऐसी सरकारें चुनोगे तो देश का भला क्या कर पाओगे। मैं तो सोचता हूं कि ये सब कुछ गलत हो रहा है। इलेक्शन जीतने के लिए ये किसी हद तक भी गिर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।